हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सीजी व्यापम के एग्ज़ाम हो, सीजीपीएससी के एग्ज़ाम हो, प्रयोगशाला परिचालक हो, शिक्षक भर्ती हो, व्यापम के सभी एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स को, सभी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा बैच लॉन्च किया गया है जो आपको सभी एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कवर कराती है। तो ये देख लीजिएगा, टॉपिक वाइज स्पेशल टारगेट टेस्ट सीरीज बैच है। केवल 100 रुपये मासिक शुल्क पर हम लोग तैयारी करा रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो टॉपिक रहते हैं उसके कुछ क्लासेस भी हम आपको निःशुल्क प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। डेली प्रतिदिन रात को 9 बजे हो रहा है क्लास, तो आप लोग डेली क्लास देखा करें, ठीक है। ये भौतिकी का भी हम लोग शुरुआत किए हैं और छत्तीसगढ़ चल रहा है, तो भौतिकी का क्लास नंबर 3 है, ठीक है। पहला और दूसरा क्लास अब अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें हम लोग ने भौतिक राशियाँ और मात्रक बीमाएँ, खगोलीय दूरियों का मापन, इन सब टॉपिक को कवर किया है, जिसका टेस्ट आज होना है आपके बैच में। तो आप टेस्ट आप भी दिलाना चाहते हैं और अभी तक बैच से नहीं जो, केवल मात्र 100 रुपये पेमेंट करके आप डिटेल भेज के बैच से जुड़ सकते हैं और डेली आप अच्छे से तैयारी कीजिए, टेस्ट दिलाइए, ठीक है। चलिएगा, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे विराम और गति, गति के प्रकार, दूरी एवं विस्थापन और संचार। पूरा बेसिक से हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा टाइम टेबल आपको पूरे सप्ताह भर का दिया जाता है। इसी के अनुसार आपका बैच में टेस्ट होते हैं। आपको बढ़िया से तैयारी करके टेस्ट देना रहता है और कुछ क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करें जितना ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है। ये वाला क्लासेस हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज ये वाले क्लासेस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जितना हो पाएगा आज की क्लास में, चलेगा। जिनको रजिस्ट्रेशन कराना हो जल्द से आज ही करा लीजिए, ताकि आपको शुरू से सभी टेस्ट मिलते रहें। और जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन तक आपको महीना चालू होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शुरुआत में ज्वाइन करना, आप आज भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तारीख है तो 2 तारीख को आपको महीना कंप्लीट होगा, ठीक है। चलेगा, शुरू करें। क्लास को शेयर कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं। पूरे अंतिम तक बने रहिएगा, बीच में क्लास को मत छोड़ा करिए और नोट्स बनाइए। बहुत लोग नोट्स बना रहे हैं, कल व्हाट्सएप मैसेज का जानकारी दिए हैं। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझते जाइए, शॉर्ट में जो ज़रूरत होगा आपके बुक निकाल लीजिए, बुक में जो नहीं रहता अच्छे से शॉर्ट में एक नोट्स बना लीजिए ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गति। पहले गति क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती है। इन घटनाओं में सर्वाधिक घटना किसी वस्तु का चलना ही है, ठीक है। चलने को ही गति कहते हैं। हम चारों ओर वस्तु के वो गति में देखते हैं, जैसे चिड़ियों का उड़ना, वो भी तो एक गति है। नदी में पानी का बहना, बस का चलना, पतंग का उड़ना, मछलियों को तैरना आदि अपने आसपास होने वाली अनेक घटनाएं गति के उदाहरण हैं, ठीक है। तो उसी को गति ही बोला जाता है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हमको गति में दिख रही है। अभी भी आपको ये क्लास भी चल रहा है, देखिए स्लाइड ऊपर है, ये भी एक गति है, ठीक है। गति ही हो रही है आपके सामने। कुछ गति साधारण होती है, कुछ जटिल भी होती है। हाथ से छूटकर नीचे गिरता हुआ पत्थर साधारण गति, अगर हाथ से किसी पत्थर को छोड़ दे तो गिरेगा, साधारण गति है। और जहाज का उड़ना जटिल गति है, क्योंकि हमको उसको कंट्रोल करना पड़ता है, हमको किस दिशा में जाना है, किधर जाना है, पूरा फोकस लगाना पड़ता है, इसलिए वो गति जटिल गति के अंतर्गत आता है। कुछ गति प्रत्यक्ष होती है, जो हमको आंखों से दिखाई देती है, जैसे बाइक चल रहा है रोड में, पार कोई आदमी पैदल चल रहा है, सब प्रत्यक्ष गति है। कुछ गति होती है जो अप्रत्यक्ष हमको दिखाई नहीं देती, जैसे पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना। आप देखिए, आपको दिख रहा है क्या? परिक्रमा तो हम कर रहे हैं सूर्य के, लेकिन हमको दिख रहा है क्या? हम परिक्रमा कर नहीं दिख रहा है। तो ये आता है अप्रत्यक्ष गति के कारण, ठीक है। तो 2 प्रकार की गति हम लोग पढ़ लिए, प्रत्यक्ष गति, अप्रत्यक्ष गति, ठीक है। अब देखिएगा, गति पढ़ लिए तो विराम को भी समझना है, ठीक है। विराम और गति दोनों चैप्टर का एक साथ ही रहता है हमेशा। तो गति समझ लिया, विराम को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, रेस्ट एंड मोशन, हम अपने आसपास की वस्तुओं को विराम में या गति में देखते हैं। जैसे टेबल हो गया, पौधा हो गया, टीवी होगा, पुस्तक हो गया, ये अपना स्थान नहीं बदलते, अर्थात ये विराम में है। इसके विपरीत चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ बालक, साइकिल चलाती हुई लड़की इत्यादि अपने स्थान बदलते हैं, अर्थात ये गति में है। अर्थात यदि किसी वस्तु की स्थिति तथा अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, ये इस स्थिति समय के साथ अगर इसकी स्थिति नहीं बदल रही तो क्या कहलाता है? विराम की अवस्था कहलाता है, रेस्ट कहलाता है। और यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, गति और विराम में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। परिभाषा के रूप में इसको याद रखिएगा, अगर समय के साथ उसकी स्थिति पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? गति में, मोशन में। और अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है समय के सापेक्ष तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट में, विराम कहलाएगा, ठीक है। मैं थ्योरी के रूप में आपको इसलिए बड़ा बड़ा नोट्स लेके आया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और एक शानदार तरीके से आप पूरा नोट्स बना लीजिए, फिर हर एग्जाम में ये आपको काम आएगा। कोई भी बैच आप ज्वाइन करेंगे फिर उससे रिविजन करेंगे, टेस्ट दिलाएंगे, रिविजन करेंगे, टेस्ट दिलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे
कंपार्टमेंट में बैठा व्यक्ति रेल पटरी या प्लेटफॉर्म की अपेक्षा गति में है, किंतु उस डिब्बे के अपेक्षित वह विराम में। मान लो, ठीक है, इसको समझिएगा। मान लो आप एक किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ट्रेन तो चल रहा है, अब ये कोई प्लेटफॉर्म में खड़ा है, वो बोलेगा अरे ट्रेन तो गति में है, और वो आदमी बैठा वो भी गति में, इसके सापेक्ष गति में है। लेकिन जब अंदर जाके आप देखोगे तो व्यक्ति गति में नहीं, वो तो बैठा हुआ है, केवल डिब्बा गति में है। तो इसी को बोला जाता है अपेक्षित गति के अंतर्गत समझा जाता है। ठीक है, इसको फिर से समझिए। चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा व्यक्ति रेल पटरी या प्लेटफॉर्म की अपेक्षा गति में है, किंतु उस डिब्बे की अपेक्षित वह विराम में है। अतः जिन वस्तुओं की अपेक्षा कोई वस्तु गति या विराम में है, उन वस्तुओं को बताना अति आवश्यक है। किसकी अपेक्षा में वो गति में है ये बताना। ये बोलोगे कि व्यक्ति चल रहा है मतलब गति में, विराम नहीं, किसके सापेक्ष वो गति में है या विराम में, ये भी स्पष्ट करना जरूरी रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विराम और गति दोनों सापेक्षिक है, रिलेटिव है। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। अब हम लोग ने अगला हमारा टॉपिक है गति के प्रकार। गति पर सबसे पहले हम लोग क्या समझा, गति समझ लिए। गति के बाद हम लोग ने क्या समझा, मोशन समझ लिया। गति फिर हम लोग ने विराम समझा, विराम जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं, दोनों समझ लिए। ठीक है, फिर सापेक्षिक गति भी समझ लिए, एक दूसरे के सापेक्ष कैसे गति करते हैं वो भी समझ लिया। अब आते हैं अगला टॉपिक हमारा तीसरा है गति के प्रकार। ठीक है, गति कितने प्रकार, गति बहुत सारे प्रकार होते हैं भाई। कोई टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कोई सीधा चलता है, कोई गोल गोल घूमता है, कोई ऐसे ऐसे झूला झूलता है। तो इन सबको आप समझेंगे एक एक करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से देखिएगा, हर एग्जाम में आपके काम आएगा। ठीक है, अभी रेलवे का भी एनटीपीसी का होना है, उसमें भी ये काम आएगा। रेलवे एनटीपीसी में साइंस आता है बहुत अच्छे से, तो ये पूरा उसको कवर करेगा। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। जिन लोग भी रेलवे व्यापम एसएससी सबकी तैयारी कर रहे हैं, वो केवल 100 रुपीज़ फीस जमा करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। डेली टेस्ट दीजिए, क्योंकि जितना यार थ्योरी पढ़े हो तो निःशुल्क है। इसके बाद इनमें से कितने क्वेश्चन घुमा के बन सकता है सीजी व्यापम लेवल पे, क्षत्रिय लेवल पे, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए गति के प्रकार देखते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, देखिए सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी ऐसे घूम रही ना। घड़ी की सुई, घड़ी भी ऐसे टिक 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 घूमते रहती है। ढाल पर नीचे सरकता हुआ बच्चा, पहिए का गोल घूमना, मक्खी का घूमना आदि विभिन्न प्रकार की गतियाँ। इनमें से कुछ गतियाँ निम्नलिखित हैं। अब उसको कैटेगराइज करते हैं। देखिए गति तो बहुत सारी, सभी गति है, जितने ये पढ़े सब गति के अंतर्गत आता है। अब इसको अलग अलग बांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं लीनियर मोशन, रैखिक गति क्या होता है। इससे वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, मतलब या तो ऐसा सीधा एक रेखा पर ही चलेगा, चाहे ऐसे चले, टेढ़ा चले, कुछ भी चले, मतलब एक रेखा पर ही चलेगा। जैसे ढाल पर नीचे सरकता हुआ बालक जो जाते हैं, स्लाइडर रहता है, बच्चे जो जाके ऊपर चढ़ के नीचे स्लाइड करते हैं। ठीक है, बंदूक से छोड़ी गई गोली, ये भी एक सीधी रेखा में जाता है। तो ये सब लीनियर रैखिक गति के अंतर्गत आता है। पहला प्रकार लिखेंगे रैखिक गति। सेकेंड प्रकार लिखेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चलना, मतलब गोल 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 घूमेगा वृत्त पे। ठीक है, फिर आता है दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, दोलनी गति क्या होता है, मतलब दोलन करेगा, बार बार वहां से गुजरेगा। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे चलती रहती है, जैसे पेंडुलम हो गया। ऐसे का यहाँ एक निश्चित बिंदु है, यहाँ से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे 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 चलते, इसे क्या बोलते हैं, दोलनी गति बोलते हैं। ठीक है, जैसे दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा चौथा है आवर्त गति। नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से अच्छे से नोट्स बना लीजिए, एक बार मेहनत कर लीजिए, हर एग्जाम में काम आएगा। अभी समय है, कोई एग्जाम नहीं है, हड़बड़ी वाला काम नहीं है, आराम से नोट्स बनाते जाइए, टेस्ट दिलाते जाइए। टेस्ट बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट दिलाना जरूरी है नोट्स के साथ। आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। इसमें वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल में दोहराती है, जैसे झूले गति, निश्चित समय में फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, निश्चित समय में आता है। इसमें पेंडुलम भी आ जाता है, वो भी निश्चित समय में दोहराता है अपनी जो गति को। जब कोई एक पिंड सरल रेखा में आगे पीछे करता है तो इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। घड़ी के लोलक द्वारा की जाने वाली दोलनी गति सरल आवर्त गति का ही उदाहरण है। ठीक है, सरल आवर्त करने में बार बार उसी चीज से ही ऐसे ऐसे गुजरेगा, तो ये दोनों एक ही में आ जाता है, दोलनी गति भी आ जाता है, आवर्त गति। ठीक है, मिलता जुलता है। अगला, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, मतलब जितना ज़्यादा लंबा रहेगा वो उतनी जल्दी का घूमेगा, और छोटा रहेगा तो उसको टाइम लगेगा यहाँ तक जाने में, फिर यहाँ तक आने में। तो लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उतनी ही तेजी से वह दोलन करेगा। ठीक है, चलिएगा अब हमारा पांचवा देखते हैं। पांचवा प्रकार है यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। ठीक है, जो हमारी इच्छा पे नहीं निर्भर करेगा, वो अपने आप होते रहेगा। ठीक है, हम नहीं चाह सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें वस्तु की गति अनिश्चित रहती है,
मक्खियों की गति, अब मक्खी को आप बता सकते इधर चलना उधर जाओ, किधर जाएगा पता ही नहीं हमको, अचानक से इधर चले जा रहे इधर चले जाते हैं। तो जो मक्खियों की गति आता है वो यादृच्छ गति, रैंडम मोशन के अंतर्गत आता है। जैसे मैदान में फुटबॉल की गति, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। ये 5 प्रकार की गति आप लोग नोट कर लीजिएगा, 5 प्रकार की ही है, 5 प्रकार आपको मैं करा दिया, ठीक है। गति के प्रकार में 5 प्रकार लिखेंगे। पहला लीनियर मोशन, रैखिक गति। दूसरा लिखेंगे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तीसरा लिखेंगे डोलनी गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। चौथा लिखेंगे आवल गति, पेरियोडिक मोशन। और 5वां लिखेंगे यादृच्छ गति, रैंडम मोशन। ठीक है, 5 प्रकार लिख लें, नोट कर लीजिएगा इसको। क्लास के बाद आप उसको दोबारा पॉज करके इसको नोट किया करें। अब देखते हैं कण, पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो देखिए पार्टिकल पहले समझिए। मान लो एक बॉल है। अब देखिए ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे बिंदु बिंदु पार्टिकल से, ठीक है। तो अगर हम लोग सीधा बॉल के अध्ययन करना है तो हम लोग एक कण का भी अध्ययन कर लेंगे, तो पूरे बॉल का अध्ययन कर लेंगे हम लोग, क्योंकि अगर बॉल गति में है तो एक कण भी गति में है और सभी कण भी गति में है, ठीक है। इसी को समझना है। इसको देखिए थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। किसी वस्तु के हर एक बिंदु की गति यदि समान हो तो इसके किसी एक कण की गति से उस वस्तु की गति को व्यक्त किया जा सकता है, और इस परिस्थिति में इस वस्तु को एक कण माना जा सकता है। मान लो वही बताया कि बॉल में बहुत सारे कण हैं और इसमें ये सभी एक समान गति से कर रहे हैं, मतलब बॉल को फेंक दिए तो सब कण भी तो उसके साथ जा रहे हैं ना, तो एक कण को भी उठा के अध्ययन कर लिए तो पूरे बॉल के अध्ययन हम लोग कर सकते हैं, या फिर पूरे बॉल को भी हम लोग एक कण करके मान सकते हैं। जैसे हाथ से पकड़ी हुई गेंद को नीचे गिराने पर के लिए छोड़ दें तो इसके हर एक कण की गति समान होती है, तो इस गेंद की गति इसके कण की गति है। तो वही समझना है बस, कण क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होता है, ठीक है। चलिए अब पोजीशन आता है, पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन क्या होता है, स्थिति, ठीक है। चलिए स्थिति को समझते हैं। देखिए कण की स्थिति जानने के लिए निर्देश बिंदु से दूरी के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। मतलब किसी भी चीज़ की स्थिति, मान लो ये कोई है और ये हमारा दिशा है, तो हम लोग इसको बताएंगे कि उत्तर पूर्व दिशा में है, तो हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, इसके डिस्टेंस से ही कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है। ये दोनों चीज़ें जब हम बताएंगे तभी हम किसी भी चीज़ की स्थिति या पोजीशन के बारे में बात कर सकते हैं। यदि निर्देश बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर एक कण पूरब तथा दूसरा कण पश्चिम दिशा में, एक पूरब में है एक पश्चिम में है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों कणों की स्थिति के मान में समान है। स्थिति मान में तो समान है, 5 मीटर की दूरी में है बीच से, इधर भी 5 मीटर इधर 5 मीटर है, लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न है। तो हमको मेन ये समझना है कि स्थिति अगर किसी चीज़ की बतानी है तो हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक मान की आवश्यकता पड़ती है और एक दिशा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार किसी कण की स्थिति बताने के लिए मान और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, बस यही समझना है। इस प्रकार कुछ भौतिक राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मान के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। इन सभी राशियों को भौतिक राशियां और सदिश राशियां भी बोलते हैं, सदिश राशि में पढ़े थे ना, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति। मान लो कोई एक रेखा है, ठीक है, इसमें कोई कण है जो ऐसे गति कर रहे हैं 1 2 3 4, इधर यार तो इस साइड जा रहा है, तो उसकी स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, उसको समझते हैं। इसकी व्याख्या के लिए हमें निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। एक सरल रेखा जिस पर कण गतिशील है, ये वाला एक सरल रेखा हो गया, ठीक है, इस पर कण गतिशील है। सरल रेखा पर एक मूल बिंदु का चुनाव करना होगा जहाँ से हम लोग तुलना करेंगे या दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं। संख्या रेखा में आप सभी को पता है कि 0 को ही मुख्य बिंदु या मूल बिंदु लिया जाता है। इसके इस साइड धनात्मक होता है, दाएं साइड, इधर को बोलते हैं बाएं साइड, ये बाएं होता है, ठीक है, ये दाएं होता है। दाना जी यार खाते हैं उधर को दाएं बोलते हैं, इधर को बाएं बोलते हैं। याद करने का तरीका, कई लोग दाएं बाएं भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा जिस हाथ से आप दाना खाते हैं उस साइड को आप दाएं बोलेंगे और इस साइड को बाएं बोलेंगे, ठीक है। चलेगा अगला देखते हैं। एक सरल रेखा चाहिए, ठीक है, एक सरल रेखा मिल गया। सरल रेखा पर एक मूल बिंदु का चुनाव करना होगा, ये मूल बिंदु हम लोग चुनाव कर लिए। मूल बिंदु से दूरी तथा दिशा को बताना होगा, इसी से ही हम लोग कंपेयर करके बताएंगे कि किधर दूरी कितना और धनात्मक। दिशा को बनाने के लिए मूल बिंदु से धनात्मक और ऋणात्मक दिशा बताना होगा, ठीक है। जैसे कोई कण है वो यहाँ पे है, तब हम लोग बताएंगे मूल बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर धनात्मक दिशा में इसकी स्थिति है, तो अब आदमी समझ जाएगा, ठीक है। चलेगा आगे देखते हैं। इसी को समझाया हुआ है जो मैं आपको बता दिया हूँ। माना कि एक कण एक सरल रेखा पर गतिशील है, सरल रेखा पर 0 मूल बिंदु है। हम बाईं ओर से दाहिनी दिशा की ओर, लेफ्ट टू राइट, को धनात्मक मानते हैं तथा कण मूल बिंदु पर हो तो परिणाम 0 होगा। अगर यहीं पे है तो परिणाम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है।
और बस यही है, बस ये सब मत समझिए, ये सब लिखेंगे जरूरत नहीं, बस आप समझ गए ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये सब चीज़ को हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलेगा। अब दूरी और विस्थापन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदमी इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि दूरी और विस्थापन तो एक ही है भैया, ठीक, दूरी भी वही है, विस्थापन तो नहीं, लेकिन दूरी अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि में आ जाता है, क्योंकि विस्थापन में आपको न्यूनतम दूरी बताना है, तो इसको समझते हैं। चलिएगा, जब कोई कण किसी बिंदु ए से बी तक जाता है तो पथ की लंबाई को, या पथ की जो लंबाई तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं। मतलब मान लो ए है, अब यहाँ से कहीं से भी जाए, ऐसे ऐसे जाए, ऐसे ऐसे जाए, कहीं से भी घूम के जाए, जितना ये यहाँ तक पहुँचने में चलेगा, ये जो लंबाई रहेगा, ठीक है, रास्ते की लंबाई, उसी को बोलते हैं हम लोग दूरी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, दूरी। लेकिन विस्थापन की बात करें तो इन यहाँ से यहाँ गया तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी को बोला जाता है विस्थापन। वो इधर से घूम के गया तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्यों घूम के गए, आप सीधा भी जा सकते हैं, रास्ता नहीं तो आप रास्ता बना लीजिए। तो जो दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को भी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, ठीक, वही है, इसकी दिशा होती है, जैसे ये वही है, ए से बी तक अगर हमको जाना है तो उसकी न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन बोले जाएंगे। ठीक है, चलेगा। और इसको देखते हैं, थ्योरी से सुनते जाइए, फिर समझ में आ जाएगा। कण द्वारा तय की गई दूरी और उसका विस्थापन दो भिन्न भिन्न राशियाँ। ठीक है, दोनों राशियाँ अलग अलग है, मैं बताया था, एक अदिश एक सदिश में आ जाता है, क्योंकि विस्थापन में दिशा होता है। किसी दिए गए समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी केवल परिमाण होता है, दूरी में केवल परिमाण होता है, परिमाण याद रखिएगा, जबकि विस्थापन का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। मेन अंतर यही है। चित्र में कण बिंदु ए से बी तक एक वक्र रेखा पर चलता है, अतः तय की गई दूरी वक्र रेखा की लंबाई है, जबकि कण के विस्थापन का परिणाम सरल रेखा ए बी की लंबाई के बराबर होता है। कण का विस्थापन प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दूरी और प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दूरी को बताता है। इसको नहीं कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस वही समझिएगा। ठीक है, दूरी में केवल रास्ते की लंबाई को लिया जाता है और विस्थापन में आपकी न्यूनतम लंबाई को लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, सरल रेखा पर विस्थापन को और समझते हैं। ठीक है, इसको भी समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल में यूज होता है। माना कि एक कण एक सरल रेखा पर गतिशील है, मान लो एक कण है, वो एक सरल रेखा पर गतिशील, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। चित्र में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं को दिखाया गया है। यहाँ कण सरल रेखा पर गतिशील है तो उसका प्रारंभिक स्थिति x1 और अंतिम स्थिति x2। मान लो, चलो मैं ये समझा रहा हूँ। अब देखिए, कोई कण है जो पहले यहाँ पे है, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या हो गया, धनात्मक +1 हो गया। अभी यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, सीधा चलते हुए गया सीधी रेखा में, यहाँ पहुँच गया, तब इसकी अंतिम स्थिति हो गया +3। तब दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी तो कितना होगा, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बराबर 1। ठीक है, तो 1 मीटर आएगा इसकी मेन विस्थापन। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना रहता है। विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, सरल रेखा में ना, डायरेक्ट। ठीक है, इस प्रकार विस्थापन सरल रेखीय दूरी और उसकी दिशा दोनों को इंगित करता है। अब देखिएगा, +1 आया ना हमारा, ठीक है, तो ये धनात्मक दिशा में एक कदम चला है, ये हो गया। अगर ये माइनस आ जाता तो हमको पता चला ऋणात्मक में, इसलिए दिशा भी है ना उसमें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कण का विस्थापन धनात्मक है तो उसकी स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति की दाहिनी ओर होगी, और यदि कण का विस्थापन ऋणात्मक है तो उसकी अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर होगी। ऋणात्मक है तो इधर होगा, धनात्मक होगा तो इधर होगा। और यदि कण का विस्थापन 0 है तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों एक ही होगी, अगर 0 पे है तो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अंतिम टॉपिक देख लेते हैं, औसत चाल। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, चलेगा। औसत चाल देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कोई भी कण है या वस्तु है, उसकी जो जितना तय की गई दूरी और उसको जितना समय में वो तय करेगा उस समय को भाग दे देते तो वो निकल जाता है औसत चाल। फार्मूला नोट कर लीजिएगा, पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। चाल और औसत चाल में यही अंतर रहता है कि औसत चाल बड़े लंबे समय के लिए रहता है, लेकिन अगर हम लोग खाली चाल लिख रहे हैं तो एकदम न्यूनतम समय के लिए निकालते हैं, क्षण भर के लिए, एक आध सेकेंड के लिए भी निकालते हैं। ठीक है, और एक क्षण बराबर कितना होता है आपको पता है ना, 1.5 मिनट होता है। ठीक है, हम लोग भले ही बोल देते हैं एक क्षण में आता हूँ, लेकिन एक क्षण बराबर 1.5 मिनट होता है।
चलिए इसको समझिए। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी अपन दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, ये सभी को पता होगा। अब देखते हैं चाल बराबर क्या होता है। चाल और औसत चाल में थोड़ा सा माइनर का अंतर रहता है, उसको समझिएगा। चाल की बात करें, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को वस्तु की चाल कहते हैं। वहाँ लंबा समय, जैसे ये 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर कितने घंटे में, तो 5 घंटे में, तो ये बहुत लंबा समय हो गया। 5 घंटे की बात करें, अगर हम इसको सेकेंड में बताएं कि 1 सेकेंड में कितना चला, तो उसको बोलते हैं चाल। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बता समय। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या जानकारी है। तो देखिएगा, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, चाहे वह समय अंतराल कितना हो, चाहे 1 घंटे में हम लोग बताएं, चाहे आपका 1 सेकेंड में बताएं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दें, मतलब हर घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा, या 40 मीटर प्रति सेकेंड बोल दिया, मतलब हर सेकंड में 40 ही चलेगा, फिक्स है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है, एक समान चाल। अब अगला देखते हैं, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी करे, कहीं 1 घंटे में 50 का चल रहा है, कहीं 40 चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, असमान चाल कहते हैं। अगला देखते हैं, यदि कोई वस्तु समय अंतराल T समय में S दूरी तय करे, तो चाल बराबर हो जाता है V बराबर S बटा T। ठीक है, वही दूरी बता समय, जिसको फार्मूला के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। V बराबर हो गया S बटा T, S फॉर जो उसकी स्पीड है, ठीक है, और T बराबर समय। ठीक है, चलेगा, तो इसको देख लीजिएगा, V बराबर S अपॉन T। लास्ट में इसका मात्रक भी हम लोग निकाल लेते हैं। मात्रक आपको विमीय सूत्र भी आपके टॉपिक में है, तो विमीय सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। तो चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक दूरी बटा समय होता है। तो दूरी का जो मात्रक रहेगा और समय का मात्रक दोनों को रख देंगे तो निकल जाएगा हमारा चाल का मात्रक। ठीक है, तो देखिएगा, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर में नापते हैं, चाल को समय किस में मानते हैं, सेकेंड में। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऐसे करके आप लोग निकालना है। सभी का जो भी का आपको मात्रक पूछे, विमीय सूत्र पूछे, सभी का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही कर लेते हैं, बाकी कल की क्लास में करेंगे। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, एक एक क्लास अल्टरनेट चल रहा है, एक क्षत्रिय का और एक आपका विज्ञान का करके। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप थ्योरी देख रहे हैं अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अच्छी बात है, कहीं कोचिंग कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप जब तक टेस्ट नहीं दिलाएंगे, जितना भी पढ़ें उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं छत्तीसगढ़ लेवल पे स्पेशली, अगर वो टेस्ट आप नहीं दिलाते तो आपकी तैयारी अधूरी है। और फीस हम लोग इतना नाम मात्र की फीस रखें, केवल 100 रुपये पूरे महीने भर का फीस रखें, ताकि आप सभी लोग ज्वाइन कर पाएँ, किसी को भी फीस का दिक्कत ना हो। आप सभी को पता है ये केवल नाम मात्र की फीस है। आजकल जो पेट्रोल का भी लीटर है 102 103 रुपये लीटर है, जो आप 1 घंटे में घूम के आके ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आंख मूंद कर हम पे भरोसा करके तुरंत ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप टेस्ट दिलाते हैं। हर टॉपिक वाइज पूरा डिटेल्स हम लोग कवर कर रहे हैं, एक टॉपिक वाइज पूरा टाइम टेबल के अनुसार कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लास का कोई पैसा नहीं है, क्लास निःशुल्क लगता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे द्वारा जो क्लास करवाई जा रही है इसका कोई फीस नहीं लगता, केवल जो आपको फीस 100 रुपये लिया जा रही है टाइपिंग का फीस है, इसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लास निःशुल्क है। जो आपको टेस्ट दिया जाएगा बैच में, टेस्ट को टाइपिंग करने का जो टाइपिंग शुल्क है, पूरा क्वेश्चन बनाने का टीचर लोग को जो दिया जाता है सेट करने के लिए, उसका फीस लगता है वो 100 रुपये। ठीक है, तो यूट्यूब में जो क्लासेस चल रहा है पूरा निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल टेस्ट तक आपको 100 रुपये हर महीने का देना रहता है। डेली टेस्ट होता है, टाइम टेबल आप लोग देख ही पा रहे हैं। ये नंबर नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा देख रहे हैं क्या क्या बचा है, उसको कवर कर लेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग वेग, त्वरण, गति के समीकरण, दाब, इन सब टॉपिकों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलेगा, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट। क्लास को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बैच से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए, सोचिए मत। ठीक है, चलेगा, ऑल द बेस्ट।